कर सकती है जब तक उनमें जॉइंट्स है। विदाउट जॉइंट्स उनमें कोई मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम जॉइंट्स के टाइप पे बात कर लें तो स्कल हमारा जो क्रेनियम है वो ऐसा जॉइंट है जो इमूवेबल है, जॉइंट है बट इमूवेबल है। ऐसे जॉइंट का जरूरी होना है जो मूव करा सके। जैसे अभी आप है ना, ये हाथ पैर जो भी अपने जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं मूव कर रहे हैं वो जॉइंट्स के बगैर नहीं। देखो स्केलेटन तो चाहिए ही, फ्रेमवर्क है, अब वो उस फ्रेमवर्क में आपको मोशन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए जॉइंट जरूरी है। अब जॉइंट क्या है देखो, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग बॉडी पार्ट्स, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं सभी टाइप के मूवमेंट में जॉइंट्स का होना जो बहुत जरूरी है। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस। अगर आपको लोकोमोशन करना है, लोकोमोशन का मतलब समझ आ रहा है कि आपको पोजीशन चेंज करनी है, तो उधर के लिए कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। मतलब उधर आपको जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, विदाउट जॉइंट लोकोमोशन नहीं हो सकता। ठीक है। एंड जॉइंट्स आर द पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन टू बोन, बोन का बोन से कॉन्टैक्ट, एक इसको जॉइंट बोल सकते हो, या फिर बोन का कार्टिलेज के साथ जॉइंट कॉन्टैक्ट, दोनों जॉइंट कहे जाएंगे। बोन टू बोन और बोन टू कार्टिलेज, ये दोनों जॉइंट हैं। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स। देखो आपका स्केलेटन अकेले मूव नहीं करा सकता बॉडी को या लोकोमोट नहीं करा सकता विदाउट मसल्स, मतलब विदाउट फोर्स। मसल्स कैन जनरेट फोर्स एंड देन हमारा वो स्केलेटन मूव करता है। मसल्स फोर्स जनरेट करता है तब आपके स्केलेटन को मूवमेंट एंड लोकोमोशन की पावर मिलती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो आपका जैसे हम फोर लिम्ब ऐसे उठा रहे हैं तो यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक फोर्स जनरेट कर रही है इधर, और इधर की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, तब जाके ये ऐसा हुआ। नहीं तो ये स्केलेटन में तो क्या है, कुछ नहीं है, स्केलेटन में इतनी पावर नहीं है वो इंडिपेंडेंट काम कर सके। तो उसके लिए मसल्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके मोशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए जो फोर्स जनरेट होता है या फोर्स की जरूरत होती है, दैट इज जनरेटेड बाय मसल्स। अभी मसल्स आपका अगला टॉपिक है, मसल्स ही पढ़ने हैं। टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम, ये बड़ा बेसिक सा टर्म है फिजिक्स का, फल्क्रम। ये जो जॉइंट होता है ऐसा फल्क्रम काम करता है। जैसे बचपन से आपने एक एग्जाम्पल जरूर देखा होगा, ऐसे बच्चों का खेलने का ऐसा कुछ बना के होता है ना, इधर राम बैठ गया है ना, इधर सीता बैठ गई, तो वो ऊपर नीचे करते हैं ना, हाँ जो भी अपन कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को फल्क्रम बोला जाता है। जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पूरे वो आयरन रॉड जो भी प्लेट सा होता है ना, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है दैट इज अ फल्क्रम। ऐसे हमारा इस फल्क्रम का पोजीशन चेंज करके हम अलग अलग टाइप के मशीन्स भी बनाते हैं। अगर जैसे फल्क्रम यहाँ कर लगा दिया तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा तब आपका काम होगा। फल्क्रम यहाँ कर दिया तो कम फोर्स में बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना। बीच में होता है तो वो अलग अलग वो टाइप के वो मशीन्स हैं। जैसे आप घर में वो चाय उतारने वाले वो यूज़ करते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड है। बहुत सारे ऐसे कुछ हैं, ठीक है। तो अभी अपन को ये बस वर्ड समझना है, फल्क्रम क्या है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे ही हमारा जो बोन है, जहाँ जहाँ पे जॉइंट है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो भी एज अ फल्क्रम की तरह काम करता है टू जनरेट फोर्स, टू या हम कहें कि टू परफॉर्म वर्क। वो किसी काम को करने के लिए आपको वो पॉइंट एज अ फोर्स या तो बियर करता है ना, या फोर्स वहां से जनरेट तो मसल्स करेगा, उसको बियर करना होता है। द मोबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ये वेरी है ना, ये जो इनका मोबिलिटी है, इन जॉइंट्स का मोबिलिटी मींस जॉइंट्स मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। वो एक फैक्टर नहीं है, वो अभी हम वो टाइप्स पे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है कि वो जॉइंट मूवेबल है या नहीं है। जैसे जॉइंट्स को हम 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस और तीसरा सिनोवियल या साइनोवियल, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो, दोनों तरह से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। क्या क्या, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। अब इसमें से ये जो साइनोवियल जॉइंट है यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। यही बॉडी को एक्चुअली जो
इतनी पावर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, यही साइनोवियल जॉइंट देता है, जिसमें, और इन दोनों जॉइंट्स की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट जो है आपका ये नॉन मूवेबल है या इमूवेबल होता है, ये मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करता। एंड कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है ये बहुत थोड़ा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, थोड़ा मूव करा सकते हैं जहाँ पे ये जॉइंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऐसे जॉइंट्स पर नहीं देखने को मिलता। क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, ये फाइब्रस इमूवेबल है, ये स्लाइटली मूवेबल है, एंड इट इज प्रोवाइड जो मैक्सिमम मोबिलिटी ऑफ द बॉडी है वो साइनोवियल मूवमेंट की, साइनोवियल जॉइंट की मदद से है। ठीक है, एक एक जॉइंट्स को देखते हैं। पहला फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करता, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, मतलब इमूवेबल है, सीधी सी बात यही है। ठीक है, एंड ये जो जॉइंट है ये आपको फ्लैट स्कल बोन में देखने को मिलता है, जो आपने ये क्रेनियम पूरा पढ़ा था, इधर जो जॉइंट होता है वो आपका कैसा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। क्यों बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट? जो ये जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स पर एक आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये जॉइंट्स, ये बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे ये आपका फ्रंटल और पैराइटल जो बोन्स हैं ये आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, फाइब्रस जॉइंट। एंड दीज आर द इमूवेबल जॉइंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, और इन जॉइंट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं सूचर्स। ये वर्ड आपके सामने पहले ही आ चुका है जब क्रेनियम की बात चल रही थी। ठीक है, तो ये इमूवेबल जॉइंट है। किसकी मदद से ये जॉइंट बना हुआ है, तो आपको जरूर याद रखना है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अभी ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जब टिश्यू पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या होता है ना। एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है जो कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू से ये जॉइंट्स बना हुआ है, तो ये मूवमेंट तो वैसे ही नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये आपको याद रखना। सूचर टू फॉर्म क्रेनियम। क्रेनियम क्या है वो आपको पता है, बोलो इतनी बात, कोई परेशानी नहीं है। आपसे यही पूछा जाएगा कि फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे है, या क्रेनियम का जॉइंट क्या है, किस टाइप का जॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फाइब्रस जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है। इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, सूचर। किसकी मदद से बना हुआ है, वो जॉइंट के लिए कौन है ना, कौन उस रिस्पॉन्सिबल है, तो बस इतने कुछ टर्म्स हैं वो ध्यान से याद रखना है। दूसरा जॉइंट है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब आप वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जहाँ पे कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट हो। कार्टिलेजेस आपने पढ़े हैं, सुने हैं, है ना। बोन एंड कार्टिलेज दोनों ही मिलकर आपका क्या बनाता है, स्केलेटन। तो कार्टिलेज जहाँ जिन जॉइंट्स पर प्रेजेंट हो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाएगा। अब आप याद करो, ये जो वर्ड हमने यूज किया था इसके लिए, बिटवीन द वर्टिब्री कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड, क्या बोला था, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, यही बोला था, है ना। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या था, कार्टिलेज का ही, कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो आपके बैकबोन को थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा बहुत आप ऐसे कर सकते हो, है ना। ये ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पूरा पीछे नहीं जा सकते, है ना। हाँ, आगे हम आप मूव कर सकते हैं। ये जो मूवमेंट बैकबोन को मिलती है ड्यू टू दिस कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ये वर्टिब्रा के बीच में जो ये जॉइंट्स हैं ये आपके कहे जाते हैं क्या, कार्टिलेजिनस जॉइंट। यहाँ इनके इन बोन्स के बीच में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, दे गिव देम स्लाइट मूवमेंट। देखो इन कार्टिलेजिनस जॉइंट, या जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनोन्ड्रियोसिस, ये वर्ड ध्यान से याद रखना, इस वर्ड से भी पूछा जाता है। The bones involve joined together with the help of cartilage. Cartilage की मदद से ये जुड़े होते हैं। जैसे ये joined between adjacent vertebrae in the vertebral column is of this pattern and permit limited movement. बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करता, बहुत लिमिटेड मूवमेंट ये देता है। ये एक बात आपको दिमाग में रखना है, बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आया था पेल्विक गर्डल में जब हमने पढ़ा था, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट इज ऑल्सो अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, देखो हमें ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क याद रहेगा,
क्योंकि वो हमें थोड़ा सा ना आइडिया जनरल, हम थोड़ा सा प्रेशराइज करके दिमाग को ये बात याद करा लेते हैं कि वर्टिब्री के बीच में डिस्क होता है, वो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। लेकिन ये जो गड़बड़ होने का चांस है वो ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो आपका कॉक्सियल बोन है, पेल्विक गर्डल है, इधर जो जॉइंट है दैट इज आल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्टिलेज जो बनाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये भी आपका एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये जरूर ध्यान रखना। और ये दोनों बातें नॉर्मली आपको इतनी जो कॉमन सी इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है, इसका फाइब्रस का और कार्टिलेजिनस का। इसमें कोई परेशानी तो नहीं किसी को? बस अब जो जॉइंट है वो थोड़ा सा आपको सुनना है और ध्यान से सुनना है। साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का दूसरा जो नाम है दैट इज डाईआर्थरोसिस। साइनोवियल वर्ड के लिए हम साइनोवियल जॉइंट के लिए यूज करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें एक कैविटी होता है दैट इज साइनोवियल कैविटी एंड फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। जो जॉइंट होगा, जैसे एक बोन ये है अपनी, है ना, दूसरी बोन ये है, इन दोनों बोन के बीच अगर आप देखोगे तो एक कैविटी है। ये जो आपकी एक मेम्ब्रेन यहाँ पे इनके ऊपर दिखाई गई है, इस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन एक कैविटी इनमें कवर करके बनाती है जिसे हम बोलेंगे साइनोवियल कैविटी। क्या बोलेंगे? साइनोवियल कैविटी। ये पूरा जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कैविटी है वो साइनोवियल कैविटी एंड इट इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। ये किससे भरा हुआ होगा? साइनोवियल फ्लूइड से भरा होता है। और इसी साइनोवियल फ्लूइड की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम दे दिया जाता है साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड क्या है? आप बिल्कुल ऐसे दिमाग में पिक्चर बना लो, इमेज क्रिएट करो कि इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। आप इंजीनियरिंग या मशीन्स में देखो लुब्रिकेंट क्या होता है, जो फ्रिक्शन को कम करता है, स्लिपरी बनाता है सरफेस को। तो ये साइनोवियल फ्लूइड बिल्कुल उसी की तरह काम करता है जैसा हमारा इंजन या मशीन्स में लुब्रिकेंट काम करता है। एंड इट इज फिल्ड विद अ कैविटी दैट इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। इस साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड की वजह से इसका नाम रख दिया गया साइनोवियल जॉइंट। अब इसमें इतना कैविटी है एंड फ्लूइड भी है, तो ये मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब मैक्सिमम जो बॉडी का मूवमेंट है वो ऐसे जॉइंट की वजह से है। ठीक है। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब जितना आपको जरूरत है ना, बॉडी को जितना जरूरत है उतना मूवमेंट ये जॉइंट प्रोवाइड कर देता है। कंसिडरेबल जॉइंट का मतलब जैसे आपको हाथ पूरा ऊपर करने की जरूरत है तो ये जॉइंट की वजह से पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। अगर कोई और जॉइंट होता तो नहीं होता, कंसिडरेबल मूवमेंट नहीं होता। दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट। बॉडी का जो लोकोमोशन है वो इन्हीं जॉइंट्स की मदद से पॉसिबल है, और भी जो मूवमेंट कर रहे हैं हम वो साइनोवियल जॉइंट की वजह से ही पॉसिबल है। जैसे कुछ जॉइंट्स को आपको याद रखना है, देखो कुछ जॉइंट्स जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो आपके लिखे हुए हैं, ये समझ लो कि एक सवाल फिक्स है इधर से। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं और सारे फिक्स हैं कि इनमें से कोई ना कोई एक जॉइंट जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में प्रिंट कर लेना है। पहला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे है? अब क्योंकि आपको स्केलेटन का बारे में पता है तो ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। कहाँ पे है ये रही ह्यूमरस, है ना, और इधर पेक्टोरल गर्डल में अपन ने यहाँ पे बात किया था ग्लिनोइड कैविटी। इस जॉइंट को बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर सोल्जर जॉइंट। दूसरा नाम भी यहीं पे लिख लेना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए, सोल्जर जॉइंट। एंड यही आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। 360 पे पूरा हाथ ऐसे घुमा सकते हैं। दूसरा है फीमर एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल। ये रही फीमर, इसका हेड, और यहाँ आपको एसिटेबुलम के बारे में पता है। इधर से जो जॉइंट बनता है ये आपका क्या होता है? दिस इज ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब कहोगे कि सर पूरी टांग भी तो 360 नहीं घूमती। घुमा सकते हो। जो जिम्नास्ट जो करता है उसको कभी देखो,
ये आपके ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी कोई भी कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मैक्सिमम मोबिलिटी इसी ज्वाइंट के पास है, और कोई ज्वाइंट इतना मूव नहीं करा सकता। मतलब इतना जो कंसिडरेबल मूवमेंट की बात चल रही है, वो कंसिडरेबल मूवमेंट सबसे हाईएस्ट है इनके पास। उसके बाद आता है हिंग ज्वाइंट, जो आपका नी ज्वाइंट है, ये वाला, ये घुट्टा जो क्या बोलते हो, गोड्डा, हाँ यहाँ पे तो गुड्डे बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, है ना। ये कंसिडरेबल मूवमेंट इसका जो है ना वो कम है, ये इधर पीछे ही जा सकता है। कितना, आई थिंक 180 90 180 डिग्री, 180 डिग्री जा सकता है, उसके बाद आगे नहीं आ सकता, क्योंकि आगे क्या है, पटेला, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो निकालते ही फिर आपका जो बॉडी का ये पॉस्चर है वो खराब, गिर जाएगा। रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, पॉसिबल ही नहीं। फिर आपका ना बहुत ब्रेन यूज होगा बॉडी को सीधा खड़ा करने में, ऐसे ऐसे करते रहोगे, है ना। तो इसलिए ये आपका क्या है, हाँ। उसके बाद है पाइवोट ज्वाइंट, जिसमें आपका एग्जाम्पल कौन है, एटलस एंड एक्सिस। ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री और ये सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री, ये भी कंसिडरेबल मूवमेंट बस इतना देती है ना। जो आपका गर्दन रोटेट कर रहा है, इसका भी कंसिडरेबल मूवमेंट बस इतना है। आप बॉल एंड सॉकेट के कंपैरिजन से आप कंपेयर करते रहो, देखो कितना कम इन लोगों का मूवमेंट, इन जॉइंट्स का मूवमेंट कितना कम है इसके कंपैरिजन में। कहाँ हाथ आपका पूरा और ये इतना, और ये देख लो, है ना। अब दूसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये तो आपके सामने हो चुका है। ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट, कार्पल्स, 8 कार्पल्स हैं इधर, है ना। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल मूवमेंट तो नहीं देता, देता है, नहीं देता। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, वो मोड़ के इधर टच करा देते हैं, वो थोड़ा सा है, हाँ। मतलब ये भी मूवमेंट उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोन्स वो ज्वाइंट्स पे ज़्यादा होता है। कर लेते हैं, प्रैक्टिस से हो जाता है, ये बचपन से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, सर्कस दिखाते हैं, देखा होगा कहीं सड़क के किनारे, नहीं देखा है, देखा है। वो बच्चे सर्कस दिखाने वाले होते हैं ना, उनको बहुत छोटे बचपन से ही उनके वो माँ बाप उनको प्रैक्टिस इतना करवाते हैं कि वो इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसा आप वो जो बनाना है वैसा आप कर सकते हैं। सैंडल ज्वाइंट है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सिर्फ थंब। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और गड़बड़ हो जाता है। किसका, कार्पल ये रहा इधर वाला, है ना, एंड मेटाकार्पल ये है। इनके ज्वाइंट को बोला जाता है सैंडल ज्वाइंट ऑफ थंब। आर सम एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके इधर सैंडल ज्वाइंट है। और आप देखोगे तो ये आपकी सबसे कम मूव करने वाली फिंगर होती है, ये वाली। और इसी ज्वाइंट की वजह से आपके थंब का पोजीशन है ऐसा, और कोई भी मैमल्स का पोजीशन ऐसा नहीं है। 90 डिग्री पर किसी का थंब नहीं है। ये 90 डिग्री का थंब होने का मतलब समझ रहे हो, आपको एक बहुत स्पेशल एबिलिटी मिलती है टू पिक द फाइन ऑब्जेक्ट्स। सुई को भी आप ऐसे बड़ी आसानी से उठा सकते हो। अब इस थंब का इस्तेमाल बिना करे सुई उठा के दिखाओ, ये एबिलिटी आती है इस थंब की वजह से। ऐसा आप किसी भी मैमल्स को उठा के देख लो, जैसे बंदर आपका सबसे क्लोज वो एनिमल है, चिंपैंजी, उन सब का भी ऐसा है, इससे ज़्यादा वो उधर जाता ही नहीं, तो वो फाइन ऑब्जेक्ट्स को पिक नहीं कर सकता। ये हमारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ध्यान में रखना। दूसरा हिंग जॉइंट है आपका फेलेंजीज के बीच। फेलेंजीज आप समझ रहे हैं, इन बोन्स के बीच भी आपका हिंग जॉइंट है ना। एंड हिंग जॉइंट आपको एल्बो में मिलेगा इधर, ठीक है। ये भी कंसिडरेबल मूवमेंट थोड़ा सा प्रोवाइड करता है। कंडोइलर जॉइंट है एटलस एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ये आपको पहले ही हो चुका है। मतलब फर्स्ट वर्टिब्रा और स्कल का जो कॉन्डाइल्स हैं, इनके बीच जो जॉइंट है वो कॉन्डोइलर जॉइंट है।
तो ये जितने एग्जाम्पल हुए, कितने एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, और 9 जो ये ज्वाइंट हैं, इन इन सभी ज्वाइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक ज्वाइंट फिक्स है, मैं तो कम से कम एक कह रहा हूं, एक से ज्यादा भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा तो बस यही ज्वाइंट्स। किस टाइप का ज्वाइंट है, किसके किसके बीच है, बस इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद रखना। अब कुछ यहाँ पे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, 3-4 डिसऑर्डर्स हैं, बड़ा सिंपल सा डिसऑर्डर है, और आई थिंक इसमें बहुत कुछ आपको पता है। अर्थराइटिस के बारे में सबको पता है ना, वो बुढ़ापे में हो जाता है, या फिर वो किसी को भी हो सकता है अर्थराइटिस, ऐसा एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अर्थराइटिस एक इन्फ्लामेशन है जॉइंट का, एक्चुअली मेनली ये सिनोवियल जॉइंट का, किसका, सिनोवियल जॉइंट का इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी का भी इन्फेक्शन हो सकता है, तब उस जॉइंट पे आपको स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगा, तो वो उसको हम बोलेंगे अर्थराइटिस। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रिस्टल्स या बन जाते हैं बॉडी में, जो आपका स्टोन जैसे कहते हैं ना, स्टोन बनता है किडनी में, ऐसे क्रिस्टल्स अगर सिनोवियल फ्लूइड में बन गया तो भी आपको उस जॉइंट में पेन रहेगा परमानेंट, तो वो भी अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस भी 2 टाइप का होता है, तो वो अभी आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट अर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, बेसिकली सिनोवियल जॉइंट। वो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है किसी को नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, ये सबको होता है, ऐसा कोई नहीं है जो इससे बचेगा, है ना, और फीमेल्स इससे ज़्यादा सफ़र करती हैं। मेल में थोड़ा कम होता है बट एक एज थोड़ा ज़्यादा जीवन सही रह चलता है, लेकिन फीमेल्स को बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, बोन मास डिक्रीज कर जाता है। अब इस बोन मास के लिए अगर आपको याद हो तो अपन ने बात करा है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट है, बेसिकली कैल्शियम का सॉल्ट होता है बोन जो बनाता है ना। अब ये क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए बोन मास, तो ये प्रॉब्लम कही जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ बोन कहा जाता है, एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। बोन, जब बोन मास मींस बोन का जो रॉ मटेरियल है वो कम हो गया तो थोड़ा भी प्रेशर पड़ेगा तो बोन आसानी से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज। एस्ट्रोजन का एक ये सेक्स हार्मोन है, इसका लेवल जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे ये चांस इसका बढ़ता है। उसके पहले एस्ट्रोजन तो एक एज के बाद बढ़े बाद है एक प्रॉब्लम गाउट, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है गाउट, ये किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसका भी कोई एज से रिलेशन नहीं है। इन्फ्लेमेशन ये भी है जॉइंट्स का ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ये ध्यान से आपको याद रखना है। यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल किससे बनता है वो देखना ध्यान से, वो बनता है प्रोटीन से। आप अगर हाई डाइट लेते हो प्रोटीन का तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा। जितने भी आप समझ रहे हो, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में करना पड़ता है, हाई डाइट वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो मतलब उनके जॉइंट्स में गाउट होने का फुल चांस है। एंड दूसरी प्रॉब्लम जो आज का फूड हैबिट हो गया, जैसे हम ज़्यादातर एक बड़ी पॉपुलेशन है जो नॉनवेज खाना शुरू कर दी है, एंड नॉनवेज इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ऐसे लोगों को भी जिनका मतलब रूटीन है नॉनवेज खाने का, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन खा रहा है, दैट मे ऑल्सो सफर विद दिस प्रॉब्लम, तो वो भी प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन आपका मीट में ही है, नहीं, बहुत भी प्रोटीन और भी सोर्सेज हैं आपके। वेज में बात करें तो जितनी पल्सेस हैं सारी प्रोटीन सोर्सेज हैं। आप ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करोगे तो बॉडी को जितना ज़रूरत है वो यूज़ करेगा, अदरवाइज वो प्रोटीन आपका मेटाबोलाइज होता है ना। अब वो मेटाबोलाइज होने के बाद यूरिक एसिड बनेगा ही बनेगा, एंड यूरिक एसिड जब बॉडी में ज़्यादा बनता है तो किडनी आपकी अनेबल हो जाती है टू
पास आउट देम। तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा, एंड वो इकट्ठा होने का सबसे बढ़िया जगह है जॉइंट्स। ऐसे जिसको गाउट हो जाता है उनके जॉइंट्स पे स्वेलिंग रहती है, हाँ स्वेलिंग रहेगी, और मूव मीन्स ऐसे दर्द, ऐसे मीन्स चलने फिरने में, मूवमेंट में बहुत दर्द रहता है। उनको डॉक्टर सीधा बोलता है कि भाई आप प्रोटीन डाइट कम करो। सीधी सीधी सिंपल सा सोल्यूशन है ना इसका। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हाँ हम इसको